पहले हम बात करेंगे मिथ्स की, ट्यूमर्स के मिथ। सबसे बड़ा मिथ ट्यूमर्स के पीछे ये है, कैंसर्स के पीछे है, लोग सोचते हैं ये एक इनहेरिटेड डिजीज है। अगर मेरी माता को ट्यूमर है या ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री है तो मुझे भी होगा, मेरे यूट्रस पे है तो मुझे भी, मेरी माता को था, मेरी बहन को था तो मुझे भी होगा। ऐसा बिल्कुल गलत है। सिर्फ 5% कैंसर जो है जेनेटिक है। इसका मतलब 95% कैंसर्स प्राइमरली इन्वायरमेंट से आते हैं। इसका मतलब हम उनको प्रिवेंट कर सकते हैं अगर हम अपने इन्वायरमेंटल कारणों को ठीक कर लें। ये एक बहुत इंपावरिंग इंफॉर्मेशन है। ये स्टैटिस्टिक्स आपके सामने हैं कि कितने कम परसेंटेज कैंसर जेनेटिक होते हैं। दूसरा मिथ कैंसर को लेके कि ये तो सडन ऑनसेट, हमें आज डायग्नोज हुआ, हमें पता लगा अरे ब्रेस्ट में गांठ आ गई, वो कैंसर हो गया, आज ही हुआ। ऐसा नहीं है बिल्कुल। ये हमारी सालों और महीनों की छोटी 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 गलतियों का एक्यूमुलेशन है। इसको हम साइंटिफिक टर्म में म्यूटेशंस बोलते हैं। जेनेटिक या फिर डीएनए में होने वाली म्यूटेशंस को एकत्रित होने का मौका मिलता है, तब जाके ये कैंसर बनता है। हम सबके शरीर में कैंसर सेल, ट्यूमर सेल रोज, इंक्लूडिंग मी, आप सबके ट्यूमर सेल्स रोज बनते हैं, बट उनको रोज ही न्यूट्रलाइज भी कर दिया जाता है बॉडी के अपने हीलिंग मैकेनिज्म की वजह से। इसीलिए मैं इस हेल्थ के कंटिन्यूम की, स्पेक्ट्रम की बात करता हूँ। ये जो येलो जोन है ये फंक्शनल इलनेस है, यानी हमारे अंदर ट्यूमर सेल्स बन भी रहे हैं, उनको न्यूट्रलाइज भी किया जा रहा है। जहां ये बैलेंस बिगड़ जाता है, यानी कि हमारी बॉडी उसको न्यूट्रलाइज नहीं कर पाती और ट्यूमर सेल्स की एकत्रता ज्यादा हो जाती है, तब हम इस रेड जोन में यानी डायग्नोसिस और कैंसर के जोन में या ट्यूमर्स के जोन में आते हैं, या बीमारियों के जोन। ये सभी बीमारियों के लिए ये जोन है। बट एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, हमारा जितनी मेडिकल साइंस, हम जितने डॉक्टर, जितने क्लिनिक्स, जितने हॉस्पिटल्स हैं, सबका फोकस इस रेड जोन पे है। तो जो लोग बोलते हैं ना हेल्थ केयर, कोई हेल्थ केयर नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ सिक केयर चला रहे हैं। मतलब बीमारी होने के बाद हमें डॉक्टर की याद आती है, डॉक्टर भी इस बीमारियों को डायग्नोज करके बस इसके साथ जीना सिखा देता है। मतलब वी आर ओनली मैनेजिंग द डिजीजेस, वी आर नॉट क्योरिंग द डिजीजेस। डॉक्टर का सबसे ज्यादा फोकस इस फंक्शनल इलनेस पे होना चाहिए। हमारा एज ए पेशेंट भी इस फंक्शनल इलनेस को वापस ठीक करने की तरफ होना चाहिए, ताकि हम इससे ग्रीन जोन यानी ऑप्टिमल हेल्थ की तरफ कैसे बढ़ें, ये प्रयत्न हम सबके, डॉक्टर के और हमारे समाज के होने चाहिए। तीसरा मिथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत कॉमन मिथ है और बहुत प्रचलित मिथ है। ये मिथ ये है कि कैंसर सिर्फ एक लोकल डिजीज है, यानी मेरे ब्रेस्ट में गांठ है तो ये मेरे ब्रेस्ट का कैंसर है, मेरे यूट्रस में गांठ है तो मेरे यूट्रस का कैंसर है। ऐसे ये बिल्कुल ही गलत धारणा है। और आज की डेट में जो कैंसर ट्रीटमेंट है वो भी लोकल कैंसर को खत्म करने पे ही फोकस्ड है। उसकी सर्जरी करके निकाल दो, वहां पे उस जगह पे रेडियोथेरेपी दे दो, कीमोथेरेपी ऐसी दे दो कि वो वहां जाके सेल, या फिर हार्मोन ब्लॉकर्स दे दो जो कॉमनली ब्रेस्ट और यूट्रस के कैंसर में यूज होते हैं। बट कैंसर एक लोकल डिजीज नहीं है। कैंसर इज ए मेटाबॉलिक सिंड्रोम। कैंसर एक मेटाबॉलिक डिजीज है, यानी कि कैंसर एक पूरी बॉडी की मेटाबॉलिक गलतियां हैं जो बाद में कैंसर जो है हमारे एक, जब कैंसर के सेल्स हमारी उन गलतियों से बढ़ जाते हैं तो वो फिर एक जगह चुन लेते हैं जहां पे जाके कैंसर के ट्यूमर पैदा हो जाते हैं, चाहे वो ब्रेस्ट हो, यूट्रस हो या और अगर जगह हो। आज का स्पेसिफिक मुद्दा फीमेल्स को लेके है, इसीलिए हम इन ऑर्गन्स की ज्यादा बात कर रहे हैं। डॉक्टर थॉमस सेफ्रिड ये यूएस के एक बहुत फेमस ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। 20 साल से ये ऑन्कोलॉजी प्रैक्टिस कर रहे हैं। सारी दुनिया को ये कीमो रेडियो सर्जरी की ट्रीटमेंट देते रहे हैं, बट ये डिससेटिस्फाइड होने के बाद इन्होंने अपनी रिसर्च की और फिर पब्लिश किया। इनका मानना है कि कैंसर एक न्यूट्रिशनल और मेटाबॉलिक डिजीज है। हम सारी बॉडी में जो गलतियां करते हैं उसी की वजह से हमें कैंसर के सेल्स पैदा होते हैं और फिर वो एक जगह चुनते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिए, कैंसर पूरी बॉडी की डिजीज है, ना कि एक जगह की डिजीज। तो उस जगह से ट्यूमर निकालने से आप ये नहीं समझ सकते कि कैंसर आपने ठीक कर दिया। वो आज नहीं कल अपने ब्लड और बॉडी फ्लूइड्स के जरिए जहां वो छोटे बहुत सेल्स हैं वो फिर से एक जगह इकट्ठी होंगे, फिर से वो एक ट्यूमर बनाएंगे, जिसको हम लोग साइंटिफिक टर्म्स में, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में मेटास्टेसिस बोलते हैं। इनकी डॉक्टर सेफ्रिड ने मेजरली 5 कैटेगरी के मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स बताए हैं। इसमें सबसे पहले है विसरल एडोपिसिटी। इसकी बात समझिए, ये इसका आम भाषा में हम इसको कहते हैं मोटापा। और मेरा ये मानना है कि हम लोग मोटापे को हमारे समाज में बहुत सोशली एक्सेप्टेड मान रहे हैं। प्लस साइज ड्रेस ले आते हैं,
और सोचते हैं कि भाई बॉडी शेमिंग नहीं करनी। आई एम अगेंस्ट बॉडी शेमिंग। हम किसी वक्त अगर आप अपने रिश्तेदारों को, अपने रिलेटिव्स को, मोटे लोगों को ये नहीं बताओगे कि भाई आप मोटे हो, तो वो डिनायल में जीते रहेंगे और बीमारियों से ग्रस्त होंगे। ओबेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल डिजीज। तो सबसे पहले इस डिनायल से निकलना जरूरी है, एक्सेप्ट करना जरूरी है कि हम मोटे हैं ताकि हम पतले हों। तो सबसे पहला मेटाबॉलिक सिंड्रोम है मोटापा। क्यों? उसकी वजह से बॉडी में इन्फ्लामेटरी केमिकल्स निकलते हैं, साइटोकाइन निकलते हैं, इंटरल्यूकिन निकलते हैं, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर निकलता है, हाई लेप्टिन। लेप्टिन एक सटाइटी हार्मोन है, जिसे कहते हैं कि भाई हम खाना खाने के बाद सेटिस्फाइड फील करते हैं ना, पेट भरा, वो लेप्टिन के जरिए होता है। और जैसे जैसे हम मोटे होते हैं हमारा लेप्टिन कम काम करना शुरू करता है। लेप्टिन इरिवर्सिबल मतलब रेजिस्टेंट हो जाता है। लेप्टिन रेजिस्टेंस की वजह से होता है कि मोटे लोग और खाना खाते हैं और खाते रहते हैं और खाते हैं, उनको सटाइटी फील नहीं होती और वो और मोटे होते जाते हैं। सेकंड इज हाइपर इंसुलिनीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया, यानी कि इसको आप डायबिटीज या प्री डायबिटिक कंडीशन का नाम ले सकते हैं। ये बहुत कॉमन है हमारे समाज में। बल्कि मैं ये कहूंगा कि जितनी भी बीमारियों का आप नाम ले सकते हैं, हार्ट डिजीज, कैंसर्स, कोलेस्ट्रॉल, फैटी लीवर, सबके पीछे इंसुलिन रेजिस्टेंस का ही हाथ है, ब्रॉडली, डायरेक्टली या इनडायरेक्ट। इवन स्ट्रोक और हार्ट अटैक के पीछे भी। तो क्या होता है, क्या है हाइपरग्लाइसीमिया में? वैसे तो हमने इसके डिटेल्ड एक अलग वेबिनार किया है डायबिटीज के ऊपर, जो यूट्यूब पे ऑलरेडी अपलोडेड है हमारे चैनल पे, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट में। हाइपरग्लाइसीमिया में हम उस कंडीशन में रहते हैं जिसमें हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा रहता है, हमारी इंसुलिन रेजिस्टेंस होती रहती है। उसी के वजह से हमारे अंदर बॉडी में वेरियस इन्फ्लामेटरी और केमिकल्स निकलते हैं जो ट्यूमर सेल्स को नॉर्मल सेल्स की जगह उनको कन्वर्ट करते हैं ट्यूमर सेल्स। इसी के साथ आईजीएफ, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जानिएगा। जब हम डेयरी प्रोडक्ट्स की बात करेंगे, शुद्ध डेयरी प्रोडक्ट जहां नहीं है मिलावट, उसकी बात कर रहा हूं, तो हम आईजीएफ की बात डिटेल में करेंगे आने वाली स्लाइड्स में। तो आप अभी के लिए सिर्फ इसको याद रखिए कि आईजीएफ भी एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम का पार्ट है। देन कम्स इन्फ्लामेशन। ये आज के समाज में बहुत कॉमन है। हमारी माताओं बहनों को बहुत सी सूजन की समस्या रहती है, उनके आर्टरीज के अंदर भी इन्फ्लामेटरी केमिकल्स निकले रहते हैं। इसको रिएक्टिव ऑक्सीडेटिव स्पीशीज का नाम दिया है हमने। साइटोकाइंस को हम नाम सकते हैं। IL-6 एक टेस्ट था, डी डाइमर जो हम टेस्ट करते थे ड्यूरिंग कोविड, एंड होमोसिस्टिन ऑल्सो, हाई CRP। ये सब जैसे कोविड में बढ़ते हैं ना, और कोविड के बाद, कोविड वैक्सीन के बाद भी हमारी बॉडीज में इन्फ्लामेशन रहने लगी। ये भी हमें कैंसर्स और ट्यूमर्स के लिए प्रमोट करते हैं। एंड देन कम्स ईस्ट्रोजन सिग्नल। इसके आप बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आज के वेबिनार में, इसको भी आप याद रखिएगा। आपकी फीमेल्स में हम बचपन से लेकर बुढ़ापे तक एक हाई हो ईस्ट्रोजन स्टेट में रहने लग गए हैं पहले के मुकाबले, और यही ईस्ट्रोजन हमें रिएक्टिव ऑक्सीडेटिव स्पीशीज, यानी कि जो हार्मफुल कंपाउंड्स हैं हमारे सेल्स के लिए, माइटोकॉन्ड्रिया के लिए, जो म्यूटेशंस देते हैं और नॉर्मल सेल्स को कैसे कैंसर के तरफ ले चलते हैं, ये आगे जाके हम इनकी ही डिटेल्स में बात करेंगे जब हम हार्मोनल इम्बैलेंस वाली बीमारियों की बात करेंगे। इंसुलिन रेजिस्टेंस, जैसे मैं अभी बोल रहा था कि देखिए आंकड़ा कितना ज़्यादा है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली 90% ऑफ डेथ्स वर्ल्ड ओवर इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से ही होती हैं। बीमारियों के नाम हमने अलग अलग कर दिए हैं, उनको हमने अलग अलग मेडिकल ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया है। तो कार्डियोलॉजिस्ट अपनी बात करता है, गायनेकोलॉजिस्ट अपनी बात करती है, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट अपनी बात करता है, बट हम इस मेटाबॉलिक सिंड्रोम को एक तरह से देख ही नहीं रहे, तो हम इसीलिए ठीक नहीं कर पा रहे। 7 इंपॉर्टेंट कॉजेज इंसुलिन रेजिस्टेंस, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट कारण है। ये है ओबेसिटी, इनएक्टिव लाइफस्टाइल, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, डाइट हाई इन शुगर्स, प्रोसेस्ड फूड, केमिकल्स, डेयरी प्रोडक्ट्स। यहाँ पे हमारे दिमाग में एक बहुत बड़ा रोड़ा है जो हम हटा नहीं पा रहे हैं। मैं समझा समझा के थक गया हूँ। इवन मेरी फैमिली में भी हम ये चीज़ नहीं प्रूव कर पा रहे कि भाई दूध, दही, घी, मक्खन, एनिमल से आया हुआ डेयरी आपके लिए जहर है। आगे जाके इसके लिए आपको साइंटिफिक डिटेल देंगे। लो फाइबर इंटेक, हम बहुत कम फाइबर खाते हैं। एज ए स्टडी हुई थी कि हम इंडियंस 98% कम वेजिटेबल्स खाते हैं जितनी हमें खानी चाहिए। तो 98% इंडियंस वेजिटेबल्स उतनी खाते ही नहीं जितनी खानी चाहिए। एंड देन हम बिना सोचे समझे अनमाइंडफुल ईटिंग करते हैं, कब जरूरत से ज़्यादा खाते हैं, गलत तरीके से खाते हैं, टू फ्रिक्वेंटली खाते हैं, कैलोरी डेफिसिट्स की जगह कैलोरी सरप्लस डाइट खाते हैं। तो माइंडफुल ईटिंग तो है नहीं। एंड सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, जो हमारी माताएं बहनें तो बहुत आसानी से उनकी आदत ही होती है ओवर थिंकिंग की, स्ट्रेस लेने की, तो स्ट्रेस में ग्रस्त रहती हैं। स्ट्रेस की वजह से उन्हें बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल, जो स्टेरॉइड का काम करता है, जिस तरह से स्टेरॉइड्स काम करती हैं उस तरह से, तो फिर उससे ओबेसिटी, इंसुलिन रेजिस्टेंस और डायबिटीज़ जैसे खतरे भी बढ़ते हैं।
इंसुलिन रेजिस्टेंस क्यों होती है? टाइम के साथ हम कुर्सी पे बैठे रहते हैं, हमारी बॉडी जो है ये रिसेप्टर्स होते हैं, मतलब आपने सुना होगा ना कि बहुत से लोग इंसुलिन ले रहे हैं हाई डोज, फिर भी उनकी डायबिटीज कंट्रोल नहीं आ रही। उसका कारण ये है कि इंसुलिन एक लॉक एंड की मैकेनिज्म की तरह काम करता है। इंसुलिन के रिसेप्टर्स होते हैं हमारे मसल सेल्स, मस्तिष्क सेल और बॉडी के सेल्स के ऊपर। ये इंसुलिन इस रिसेप्टर पे जाके चिपकती है, तभी ये ग्लूकोज की चैनल खुलती है और बॉडी में से शुगर सेल्स के अंदर जाता है और जलता है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, तो हम इस ग्लूकोज को बर्न कर रहे होते हैं। बॉडी सोचती है भाई ये तो बहुत काम कर रहा है, हमें रिसेप्टर्स की संख्या को बढ़ाना पड़ेगा। बट जैसे जैसे हम सीडेंटरी लाइफस्टाइल और इस कुर्सी से चिपक जाते हैं, तो हमारे मसल्स काम नहीं करते। बॉडी को इसको खर्च करने के लिए एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, तो बॉडी बोलती है भाई धीरे धीरे रिसेप्टर की संख्या कम कर दो, क्योंकि ये तो काम ही नहीं कर रहा। इसीलिए इंसुलिन देने के बावजूद भी, क्योंकि ये रिसेप्टर नहीं है जहाँ इंसुलिन को अटैच होना है, तो हमारे इंसुलिन लेवल बढ़ते हैं और डायबिटीज़ बढ़ती है, और डायबिटीज़ कंट्रोल भी नहीं आती दवाइयों से और इंसुलिन से भी। इसीलिए बिना एक्सरसाइज, बिना डाइट कंट्रोल के आप इंसुलिन की रेजिस्टेंस को और डायबिटीज़ को कितनी मर्जी दवाई, कितनी मर्जी इंसुलिन ले लो, ठीक नहीं कर सकते हो। ये एक फैक्ट्री से आप कंपेयर करना कि भाई ग्लूकोज तो हमारा कच्चा माल है, इसकी कैलोरीज बर्न करना हमारा तैयार माल है, और ये हमारी लेबर है। अब हमारी कैलोरीज बर्न नहीं हो रही, तैयार माल आपकी मार्केट में बिक नहीं रहा, तो आप क्या लेबर को तनख्वाह दे पाओगे? नहीं दे पाओगे, तो आप लेबर को निकालोगे। लेबर तो निकाल दिया आपने, मगर हम कच्चा माल तो भरपूर डाले जा रहे हैं, खाना तो हम रोकते नहीं हैं, तो भरपूर मात्रा में कच्चा माल खरीदे जा रहे हैं, खरीदे जा रहे हैं। आपकी फैक्ट्री में कच्चा माल बहुत सारा इकट्ठा हो गया, और जिसको हमने ब्लड में से ने नापा और बोल दिया आपको डायबिटीज हो गई। बस सिंपल सी बात है। अगर इस पूरी सिनेरियो को इस सिंपल तरीके से समझ जाएंगे, तो आप डायबिटीज से कभी ग्रस्त नहीं होंगे। यही लॉक एंड की मैकेनिज्म की बात की। अगर ये इंसुलिन रूपी चाबी सेल रूपी ताले के रिसेप्टर पे नहीं लगेगी, तब तक ये ग्लूकोज की चैनल नहीं खुलेगी। ओबेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल डिजीज, जैसे मैंने पहले बात की। तो सबसे पहले ओबेसिटी को ओबेसिटी कहना सीखिए, मोटापे को सोशली एक्सेप्टेंस मत दीजिए। ये इससे बड़ी कोई बीमारी नहीं है हमारे समाज के लिए, और शायद इसीलिए जापान जैसे देश ने मोटापे पे टैक्स लगाया हुआ है। जी हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। उनका हर साल टेस्ट होता है, उनकी वेस्ट नापी जाती है, और जिनकी वेस्ट उनकी एज के हिसाब से उन्होंने चार्टिंग की हुई है, ज़्यादा जाती उन्हें एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ता है गवर्नमेंट को। इसी वजह से वो अपनी इकोनॉमी पे मेडिकल बर्डन कम कर पा रहे हैं और प्रोग्रेस की तरफ उस पैसे को लगा पा रहे हैं, और यही कारण है कि जापानी लोग दुनिया के सबसे हेल्दी लोगों में से एक माने जाते हैं। दूसरी बात, ओबेसिटी का एक जनरल मैं आपको गाइडलाइन दे देता हूँ। जितनी आपकी हाइट है इंचेस में, मान लो आप 5 फुट 4 इंच की है, यानी 64 इंच, तो आपकी वेस्ट कभी भी पूरी जिंदगी में 32 पार नहीं करनी चाहिए। यानी 50% ऑफ योर टोटल हाइट इन इंचेस शुड बी योर वेस्ट मैक्सिमम। उससे ज़्यादा अगर वेस्ट ज़्यादा है, तो अब आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, पतला होने की ज़रूरत है। ये एक जनरल ट्रेंड दे दिया। बॉडी फैट परसेंटेज नापना बहुत कॉम्प्लिकेटेड एक इशू है, सब नाप नहीं पाते, उसके लिए कुछ कुछ कैराबिनर्स और इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए होते हैं। फिर भी मैं वो भी बता देता हूँ, मेल्स में 20%, फीमेल्स में 30%, दैट इज द मैक्सिमम बॉडी फैट परसेंटेज, जो आप जिससे कम आपकी वो परसेंटेज हमेशा पूरी लाइफ में रहनी चाहिए। बट ये एक जनरल ट्रेंड जो मैं बता रहा हूँ कि आपकी वेस्ट की जो विड्थ है वो आपकी हाइट से आधी रहनी चाहिए थ्रू आउट योर लाइफ। ये बात पल्ले बांध लीजिए। तो अब हमने ये तो प्रूव कर दिया आपको कि कैंसर इज ए प्राइमरली ए प्रिवेंटेबल इन्वायरमेंटल डिजीज। अब कैंसर के पीछे कारण, जिस अनुपात में ये सर्कल्स आप देख रहे हैं, इसी अनुपात में इसका उतना ही बड़ा रोल है कैंसर की बीमारी देने में। अब देख लीजिए, स्मोकिंग, फिर वेट, गलत फ्रूट एंड वेजिटेबल कम खाना, अल्कोहल का इस्तेमाल, प्रोसेस्ड मीट खाना, उसके बाद नीचे भी देखिए इन्फेक्शंस, कॉमनली एचपीवी वगैरह, और ब्रेस्ट फीडिंग ना करा पाना, और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। अब मैं यहाँ बात करूँगा, पिछले कुछ सालों में हमारे समाज में बहुत तेज़ी से बदलाव आ रहा है, आपने भी ऑब्जर्व किया होगा। मैं वुमेन एम्पावरमेंट, फीमेल लिबरेशन, या क्या कहते हैं, महिला सशस्त्रीकरण के बिल्कुल सपोर्ट में हूँ, उसके बिल्कुल अगेंस्ट नहीं हूँ। बट हमने वुमेन एम्पावरमेंट को शायद गलत इंटरप्रेट कर लिया। आजकल आप देखते होंगे बहुत कॉमनली पहले के मुकाबले बहुत यंग गर्ल्स सिगरेट पी के खुलेआम सिगरेट और शराब का सेवन करती हैं, जो पहले नहीं था। इसका ये मतलब नहीं है कि मेल्स करे तो वो सही होगा, मेल्स के लिए भी वो इतनी इक्वली खराब है। लेकिन आज हम बात फीमेल वेलनेस की कर रहे हैं, तो मैं
ये समाज में जो बदलाव आ रहे हैं, आपने भी अपने आसपास देखा होगा ज़रूर। पहले आपको इतनी आसानी से शराब की दुकानों पे या सिगरेट की पनवाड़ियों पे लड़कियां नहीं दिखती थी, जो आज दिखने लगी है। दूसरा, ओबेसिटी, सेकंड कारण। कितनी आम तौर पे हमारी यंग बच्चियां इतनी मोटी होती जा रही हैं। आप स्कूल्स में जाके देखेंगे 70% ऑफ द गर्ल्स आर ओबीस एंड मेजरली ओबीस, नॉट कम, ज़्यादा ओबीस। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की तो बात ही छोड़ दीजिए, वो खाती नहीं है। और इजाद हो गया हमारी कॉन्ट्रासेप्टिव, स्पेशली इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, जिसको आप आई पिल बोलते हैं बड़ा कॉमनली इसको, भाई ये तो फीमेल के लिए लिबरेटिव। इसकी वजह से क्या हुआ है कि ये बिना सोचे समझे इनजुडिशियसली अनवांटेड 72 आई पिल जैसी गोलियों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे उनके हार्मोन बिगड़ जाते हैं, उनको कैंसर जैसी बीमारियां मिलती हैं। और इसी की वजह से फिर इनडायरेक्टली प्रमोशन होती है आगे जाके मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स की और अनप्रोटेक्टेड सेक्स की, जिसकी वजह से ये बच्चियां इन्फेक्शन, यानी नीचे लिखा है ना एच पाइलोरी, एचपीवी, जो आपको सर्विक्स का कैंसर यानी बच्ची दानी के मुंह का जो कैंसर है, सबसे कॉमनली ये देता है। तो अब आप समझ सकते हो किस तरह से हमारा समाज जल्दी से बदल रहा है, हमारे मॉरल वैल्यूज बिगड़ रहे हैं, और अगर हमने इसको समय रहते नहीं संभाला तो हम देखेंगे कि हर घर में हमें कैंसर जरूर मिलेगा। चलो अब बात करते हैं एपिजेनेटिक। ये तो होगी बात थोड़ी सी डिप्रेसिंग, आपको लग रहा होगा कि भाई ये तो बड़ा ही खराब सिनेरियो, बट ऐसा नहीं है। जेनेटिक्स के बारे में मैं ज़्यादा बात करता नहीं, क्योंकि जो हमें माँ बाप से डीएनए मिल गया उसको तो हम वैसे भी बदल नहीं सकते, तो वो तो एक हारी हुई सोच है कि भाई बदल नहीं सकते। तो लेकिन जहाँ हमने देखा कि सिर्फ 5% कैंसर ही जेनेटिक है, तो 95% कैंसर्स को तो हम रोक ही सकते हैं ना। तो यहाँ एंटर करता है एक फील्ड जिसको कहते हैं एपीजेनेटिक्स। एपीजेनेटिक्स क्या फील्ड है? ये एक स्टडी है किस तरीके से हमारी आदतें हमारे जीन एक्सप्रेशन को, मतलब बीमारियों के जीन्स तो हैं लेकिन वो स्विच ऑन हो रहे हैं या स्विच ऑफ हो रहे हैं, उसको कैसे बदल सकती है हमारी इन्वायरमेंटल एक्सपोजर और आदतें। तो 100 बात की एक बात मैं ये बोलता हूं कि आपकी आदतें, जो आपकी आज की आदतें हैं, रिपीटेडली जो आप आदतें आपकी पाल रहे हैं, वो आपका तो सही, आपके आने वाले पीढ़ियों तक का, क्योंकि आप वही म्यूटेशंस आगे पास करेंगे, आपके आने वाली पीढ़ियों तक का वर्तमान और भविष्य बदल सकते हैं, उनको बीमारियों के ग्रस्त या बीमारियों के अगेंस्ट ले सकती है। तो बीमारी स्विच ऑन करने हैं जीन्स या बीमारियों के जीन्स ऑफ करने हैं, ये आपके खुद के हाथ में है। तो ये बड़ा ही एम्पावरिंग एक इंफॉर्मेशन है आपके लिए कि भाई एपिजेनेटिक्स का फील्ड है, हमारे हाथ में हमारी बीमारियों के जीन्स ऑन और ऑफ करना, किस्मत का कोई रोल नहीं है यहाँ पे। तो ये बोलना छोड़ दीजिए कि हमने किस्मत हो गई हमारी खराब तो हमें कैंसर मिल गया।